मैं श्रीकांत नामदेव एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। एम ऑनलाइन क्लासेस में समस्त स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूँ। समस्त स्टूडेंटों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोशन, गति के बारे में हम अध्ययन करेंगे सभी लोग। गति क्या है, यानी जब किसी वस्तु की एक विराम अवस्था में परिवर्तन होता है, यदि कोई वस्तु यानी विराम अवस्था में रखी हुई है और उसको गति अवस्था में लाने का हम प्रयास करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, मोशन। यानी चलाने का प्रयास करेंगे तो वो गति करने लगेगी, तो वो क्या कहलाती है, गति। यानी जब किसी वस्तु की विरामावस्था में परिवर्तन होता है तथा वस्तु समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तित होती है, यानी समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी स्थिति में परिवर्तन होता जाएगा, तो समय के सापेक्ष स्थिति में जो परिवर्तन होता है वह मोशन कहलाती है। मोशन जो गति है अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर देखने के लिए मिलती है। जैसे छत में जो पंखा चलता है तो वो क्या है, गति है। चक्की के पार्टों की जो गति होती है, जैसे चक्की होती है जो पीसने वाली आटा चक्की होती है, तो उसके जो पार्ट होते हैं तो जो है वो वृत्तीय गति करती यानी घूर्णन करती है, तो वो कौन सी गति कहलाएगी, वृत्तीय गति कहलाएगी। जैसे लट्टू की गति, जो लट्टू होता है उसको हम अगर घुमा देते हैं तो लट्टू क्या होता है, घूमने लगेगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी मोशन कर सकता है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी मोशन कर सकता है। हम देखते हैं मोशन क्या है, गति। मोशन या गति, डेफिनेशन हम देखेंगे इसकी। डेफिनेशन यानी कि गति किसे कहते हैं, तो गति क्या है, जब किसी वस्तु की विरामावस्था में परिवर्तन होता है, जब किसी वस्तु की विरामावस्था वह कहलाती है जब कोई वस्तु स्थिर रखी है यानी एक जगह रखी है, और जब हम उसमें जो है किसी फोर्स के द्वारा उस वस्तु को धकेलेंगे तो वो क्या होगी, गति करने लगेगी। तो वो समय के सापेक्ष काय में परिवर्तित होगी, मोशन में परिवर्तित हो गई यानी गति में परिवर्तित हो गई। तो जब किसी वस्तु की विरामावस्था में परिवर्तन होता है, विरामावस्था में परिवर्तन हो, जब किसी वस्तु की विरामावस्था में परिवर्तन होता है तथा वस्तु समय के सापेक्ष यानी जैसे जैसे समय उसका बदलता जाएगा वैसे वैसे उस वस्तु की गति में भी परिवर्तन होता जाएगा। समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन होता है, स्थिति के सापेक्ष समय में सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन, समय के सापेक्ष उसकी पोजीशन में जो चेंजिंग आती है यानी जो परिवर्तन आता है वह गति कहलाती है, वह मोशन कहलाती है यानी कि गति कहलाती है। तो हम देखते हैं कि गति क्या है। जब किसी वस्तु की विरामावस्था कहलाती है कोई स्थिर, जैसे कोई पत्थर या स्थिर रखा हुआ है वो, अब उसमें हम बल लगाएंगे जैसे, तब वो जो है आगे खिसकेगा, तो उसमें क्या होगा, परिवर्तन होगा। यानी जिस स्थान पर वो रखा था उसकी पोजीशन कैसी हो गई, चेंज हो गई। लेकिन कब हुई, जब हमने उस पर कोई फोर्स लगाया यानी वह फोर्स लगाया। तो जब किसी वस्तु की विरामावस्था में परिवर्तन होता है, जब किसी वस्तु की विरामावस्था में परिवर्तन होता है तथा वस्तु समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन होता है, वह मोशन कहलाती है। यानी समय के साथ साथ उस वस्तु की स्थिति में भी
परिवर्तन होने लगता है, और जब उसकी स्थिति में परिवर्तन होने लगता है तो हम ऐसी पोजीशन को क्या कहते हैं, गति अवस्था कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल छत के पंखे की गति, जैसे छत के पंखे की गति, तो ये क्या कहलाती, गति अवस्था में। जब पंखा छत से जब छत में पंखा लगाते हैं तो जब वह स्थिर अवस्था में होता है, यानी उसमें कोई करंट नहीं होता, तो वो किस पोजीशन में रहता है, स्थिर अवस्था में रहता है। और जैसे ही उसमें हम लाइट या करंट फ्लो करते हैं तो वो क्या हो, घूर्णन करने लगता है। जब घूर्णन करने लगता है तो वो क्या कहलाएगी, मोशन में कहलाएगा वो पंखा। जैसे चक्की के पार्टों की गति, जैसे चक्की के पार्टों की गति, और तीसरा हो जाएगा जैसे छत के पंखे की गति, चक्की के पार्टों की गति, और हो जाएगा लट्टू की गति, जैसे लट्टू की गति। यानी जो लट्टू होता है तो वो या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन करता है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेकिन वो उसकी स्थिति क्या कहलाएगी, गति अवस्था में हो कहलाएगी। यानी जब वो घूर्णन करता है तो वो कौन सी अवस्था कहलाती है, गति अवस्था। तो देखते हैं हम, जब किसी वस्तु की विरामावस्था में परिवर्तन होता है, यानी विराम से वो गति में परिवर्तित होता है, तथा वस्तु समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तित होती है। जैसे जैसे हम समय बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे उसकी स्थिति भी परिवर्तित हो जाती है वस्तु की, तो वह मोशन कहलाती है। जैसे छत के पंखे की गति, जैसे चक्की के पार्टों की गति, जैसे लट्टू की गति। इसी प्रकार से जैसे मान लो कोई बस है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करती, तो जब वो बस स्टैंड पर खड़ी होती है तब वो कांस्टेंट होती है, यानी स्थिर अवस्था में रखी होती है। लेकिन जैसे ही जो है उसको चलाया जाता है वो गति अवस्था में आ जाती है, और वो जब दूसरे बस स्टैंड पर पहुंच जाएगी तो कुछ समय लेगी। वो माना कि 1 घंटे में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गई, किस अवस्था के कारण, गति अवस्था के कारण। तो समय के साथ साथ उसकी वस्तु की यानी कि गति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो, स्थिति में उसकी परिवर्तन हो जाता है, यानी पोजीशन चेंज हो गई। पहले वो पहली बस स्टैंड पर थी, फिर अगली बार वो दूसरी जगह पहुंच गई, और समय वो उसका एक निश्चित हो गया कि 1 घंटे में वो पहुंच गई, तो ये कहलाएगी गति। अब हम देखते हैं गति के समीकरण। गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति के समीकरण। बहुत ही मोस्ट हैं ये गति के समीकरण, पूछे भी जाते हैं। तो गति के समीकरण कितने होते हैं, तो गति के मुख्य रूप से 3 समीकरण होते हैं। गति के मुख्य रूप से कितने समीकरण होते हैं, 3 समीकरण होते हैं। गति के 3 समीकरण होते हैं। 3 समीकरण होते हैं। पहला समीकरण कौन सा हो जाएगा, प्रथम समीकरण। प्रथम समीकरण, तो गति का जो प्रथम समीकरण होता है वो कौन सा होता है, v बराबर u प्लस ए टी, वेयर v बराबर u प्लस ए टी। आप लिख भी सकते हैं कि गति का प्रथम समीकरण क्या होगा, v बराबर u प्लस ए टी, वेयर जहाँ पर v क्या होता है, वस्तु का अंतिम वेग, वस्तु का अंतिम वेग होता है, और u क्या होता,
वस्तु का प्रारंभिक वेग और ए क्या होता, वस्तु में लगने वाला त्वरण, वस्तु में लगने वाला त्वरण, और टी क्या कहलाता, समय अंतराल या समय, वस्तु में लगने वाला समय क्या कहलाएगा, वस्तु में लगने वाला समय। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि गति का प्रथम समीकरण क्या होता है। तो जो गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। गति का प्रथम समीकरण क्या हो जाएगा, v बराबर u प्लस ए टी। v क्या होता है, वस्तु का अंतिम वेग होता है v। u क्या होता है, वस्तु का प्रारंभिक वेग होता है। a क्या होता है, वस्तु में लगने वाला त्वरण होता है। t क्या होता है, वस्तु में लगने वाला समय होता है। तो गति का प्रथम समीकरण हमने देखा क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। अब देखते हैं हम द्वितीय समीकरण। गति का द्वितीय समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण। तो जो गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, देखते हैं हम। s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। गति का जो द्वितीय समीकरण होता है वो क्या होता है, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। वेयर यहाँ पे s क्या होती है, दूरी वस्तु द्वारा। वेयर s बराबर वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक तय की गई दूरी S क्या कहलाएगी, वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक तय की गई दूरी। और समीकरण क्या होगा, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। गति का द्वितीय समीकरण क्या होगा, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। वेयर s वस्तु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक तय की गई दूरी, u वस्तु का प्रारंभिक वेग है, t वस्तु में लगा समय है, प्लस 1/2 a वस्तु में उपस्थित त्वरण है, और t क्या है, समय है। तो जो गति का प्रथम समीकरण कौन सा है बताया हमने, v बराबर u प्लस ए टी। और जो गति का द्वितीय समीकरण है वो है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो ये है जो है हमने सीखे गति के समीकरण कितने, 2। कौन सा, फर्स्ट हुआ तुम्हारा v बराबर u प्लस ए टी, द्वितीय हुआ s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब हम देखते हैं गति का तृतीय समीकरण। गति का तृतीय समीकरण। तो गति का जो तृतीय समीकरण होता है वो क्या होता, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या हो जाएगा, गति का तृतीय समीकरण। गति का तृतीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण कौन सा होगा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हैं गति के तीनों समीकरण, बहुत ही मोस्ट हैं, परीक्षाओं की दृष्टि से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से होते, v बराबर u प्लस ए टी प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, तृतीय समीकरण हो जाएगा तुम्हारा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as।
तो ये गति के तीनों समीकरण। गति हम सबसे पहले हमने देखा कि गति क्या है, तो गति क्या है, जब किसी वस्तु की विरामावस्था में परिवर्तन होता है तथा वस्तु समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तित होती है। समय के सापेक्ष स्थिति में भी उसका परिवर्तन होता है वस्तु का, वह क्या कहलाती है, गति कहलाती है। जैसे छत के पंखे की गति और चक्की के पाटों की गति और लट्टू की गति। फिर हमने देखे गति के तीनों समीकरण। तो गति के तीनों समीकरण कौन कौन से होते हैं। प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, जहाँ पर जो है v क्या है, वस्तु का अंतिम वेग है, u वस्तु का प्रारंभिक वेग है, a वस्तु में लगा त्वरण है और t उसमें समय अंतराल है। द्वितीय समीकरण क्या होता, s बराबर u t प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, वेयर जहाँ पर जो s क्या है, वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान में तय की गई दूरी s कहलाती है, यानी डिस्टेंस होगी, उसकी दूरी होगी। और u प्रारंभिक वेग है, t समय है, प्लस 1/2 a त्वरण है, t समय अंतराल है। तो s बराबर कितना होता है, ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। गति का जो तृतीय समीकरण होता है वो होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये गति के तीनों समीकरण हो गए। और गति क्या है ये भी हम लोगों ने आसानी के साथ सीखा। अब हम देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग किसे कहते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी यानी कि कोणीय वेग। कोणीय वेग, अब हम देखते हैं कि कोणीय वेग क्या होता है। तो कोणीय वेग किसे कहते हैं, वृत्तीय गति करता हुआ कोई कण, यानी वृत्ताकार मोशन में गति करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में वृत्त के चारों ओर, 1 सेकंड में वृत्त के चारों ओर जितने कोण से घूमता है, जितने कोण से घूमता है उसे उस कण का कोणीय वेग कहते हैं। एक बार और देखेंगे, वृत्ताकार गति में करता हुआ कोई कण गति, वृत्तीय गति करता हुआ कोई कण, यानी वृत्ताकार रूप में गति करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में वृत्त के चारों ओर जितने कोण से घूमता है उसे कोणीय वेग कहते हैं। एक बार और देखते हैं कि वृत्तीय गति करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में वृत्त के चारों ओर जितने कोण से घूमता है उसे हम क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। देखते हैं वृत्तीय गति करता हुआ, डेफिनेशन देखते हैं। वृत्तीय गति करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में वृत्त के चारों ओर जितने कोण से घूमता है उसे एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, यानी कि कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग को ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। कोणीय वेग को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। कोणीय वेग यानी एंगुलर वेलोसिटी बराबर होता है, यानी कोणीय वेग के बराबर होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इसको हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी।
वृत्तीय गति करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में वृत्त के चारों ओर जितने कोण से घूमता है, यानी 360 या 2 पाई, एक वृत्त में कितने अंश से घूमता, 360 अंश का कोण बनाते हुए, या 2 पाई, पूरा ये एंगल जो होता है ये कितना होता है, 360 अंश का होता है या 2 पाई का होता है। तो कोण से घूमता है उसे क्या कहते हैं हम, एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ओमेगा बराबर होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अब हम देखते हैं इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, यानी जो एंगुलर वेलोसिटी होती, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर होता डेल्टा टी बटे डेल्टा टी। यहाँ पर जो डेल्टा टी होता है ये क्या होता है, कोण होता है, और ये क्या होता है, समयांतराल होता है, समयांतराल होता है। तो कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन, क्या होता है, रेडियन, और समय का सेकंड। यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी का मात्रक कितना होता है, एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट यानी मात्रक कितना होता है, रेडियन प्रति सेकंड होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। तो हमने देखा कि कोणीय के वेग किसे कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ओमेगा बराबर डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी होता है। एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, तो रेडियन प्रति सेकंड होती है। इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। कितने अंश से ये घूमता है, तो 360 अंश या 2 पाई के एंगल से घूमता है, के एंगल से घूमता है। तो ये हमने पढ़ा कोणीय वेग के बारे में। अब एक चीज और हम जो है देखते हैं, वेग के बारे में। अब हम देखते हैं अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। अभिकेंद्र बल या सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी अभिकेंद्र बल क्या होता है। तो अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं, जब कोई पिंड वृत्तीय गति करता है, यानी कोई भी पिंड वृत्ताकार रूप में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। जब कोई पिंड वृत्तीय गति करता है तो उस पर क्या करता है, एक फोर्स काम करता है, जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। इस बल को क्या कहते हैं हम, अभिकेंद्र बल कहते हैं। जैसे पृथ्वी के चारों ओर जो है चंद्रमा चक्कर लगाता है, तो किस बल के कारण, अभिकेंद्र बल के कारण। यानी जो चंद्रमा जो है पृथ्वी के सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाती है, उस फोर्स को क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल। या सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती, तो किस फोर्स के कारण, अभिकेंद्र बल के कारण। तो अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं, जब कोई पिंड वृत्तीय गति करता है, वृत्तीय गति करता है, जब कोई पिंड वृत्तीय गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है, तो उस पर एक बल कार्य करता है, तो उस पर एक बल कार्य करता है, जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है, जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है, केंद्र की ओर होती है, जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित किया जाता है। एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है एम गुणा ए। एफ बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण।
यानी अभिकेंद्र बल जो होता है F से प्रदर्शित किया जाता है। तो F बराबर क्या होता है, m गुणा a। चूंकि a बराबर होता है v स्क्वायर बटे r, F बराबर m, a की जगह लिखेंगे v स्क्वायर बटे r, तो F बराबर कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बटे r। चूंकि v बराबर क्या होता है, v बराबर होता r गुणा ओमेगा, यानी त्रिज्या गुणा कोणीय वेग। हम रख देंगे इस फॉर्मूले में F बराबर कितना हो जाएगा, m, और v के स्थान पर क्या लिख देंगे, r ओमेगा का स्क्वायर बटे r। तो F बराबर क्या हो जाएगा, m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटे r। एक r से एक r कैंसिल हो जाएगी। जब एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, F बराबर बच जाएगा m r ओमेगा स्क्वायर। ये जो है हमारा अभिकेंद्र बल के लिए सूत्र हो जाएगा। अभिकेंद्र बल के लिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। एक इसका फॉर्मूला ये भी निकल आया, और एक जो अभी ऊपर निकाला था एम बी स्क्वायर बटे आर, ये भी जो है अभिकेंद्र बल का ही फॉर्मूला है। तो ये दोनों फॉर्मूले हमें जो है पूछे जाते हैं और बहुत ही उपकाम में लाए जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो मात्रक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका मात्रक बल का क्या होता, न्यूटन। तो ये इसका मात्रक हो जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले इसके निकल आए और मैंने परिभाषा बताई। तो आज की क्लासेस में हमने तीन चीज़ें पढ़ी। कौन कौन सी, सबसे पहले मोशन किसे कहते हैं, दूसरा हमने देखा जो है मोशन के जो समीकरण है, यानी कि गति के समीकरण तीनों का अध्ययन किया, और कोणीय वेग के बारे में अध्ययन किया, और अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं। ये आज की क्लासेस रही। अगर इसमें कोई जो है आपको प्रॉब्लम जाती है, कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।